एनसीईआरटी बुक से इंटीग्रल कैलकुलस जो कि चैप्टर 7 में है, उसके एक्सरसाइजेज को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे, जिसे आप डिफरेंट वीडियोज में पाएंगे। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 जो चैप्टर 7 का एक हिस्सा है, जो कि इंटीग्रल कैलकुलस में एनसीईआरटी बुक में है, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, 7.1 में शुरू के कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1, नंबर 2, 3, 4 और 5, ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के बेसिस पे सॉल्व करना है, जबकि आगे के क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.5 में प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का प्रयोग करके उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। हमें पता करना है कि दिए गए फंक्शंस के आंसर्स क्या हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे, देखेंगे किस टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे सामने है। यहाँ बेसिकली फॉर्मूलाज एंड रूल्स का प्रयोग करेंगे और जिन फंक्शंस का इंडेफिनिट इंटीग्रल हम निकालेंगे वो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्मेट में रहेंगे। उसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज्यादा कसरत नहीं करनी है, ज्यादा अनुलोम विलोम नहीं करना है। बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टू द फॉर्मूला एंड रूल्स मिलेंगे आपको। रूल्स और फॉर्मूला का एक रिव्यू ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम्स के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो 7.1 एक्सरसाइज में अवेलेबल है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखा जाए। पहले तो ये फॉर्मूलाज हैं हमारे और रूल्स। शुरू के जो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये रूल्स हैं। पहला वाला कांस्टेंट मल्टीपल रूल, जो डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ रखा है कि अगर कांस्टेंट फंक्शन से किसी फंक्शन में गुना हो, एक्स में बने फंक्शन में गुना हो, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है, यहाँ इक्वल का साइन है, और फिर केवल फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड किया जाता है। याद रखें कि अगर कांस्टेंट गुना फंक्शन ऑफ एक्स हो तो इंटीग्रल निकालते समय, इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालते समय कांस्टेंट को इंटीग्रल साइन से बाहर रखते हैं और केवल एक्स में बने फंक्शन के इंटीग्रल को एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, इसी बेसिस पे रूल ऑफ निगेशन बनता है। यहाँ अगर फंक्शन माइनस में है, उसके पहले माइनस साइन है, तो हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, यानी हम के की जगह अगर -1 रख दें तो ये चीज हमें मिल जाएगा। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिए, अगर कांस्टेंट अकेले हो, वेरिएबल यानी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड नहीं हो, तब इसका इंटीग्रल होता है के इनटू जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रल कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। इसके बाद सम और डिफरेंस रूल, सिमिलरली डिफरेंशिएशन की तरह अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन जोड़कर दिए गए और कहा जाए कि इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड कीजिए, तो हम पार्ट बाय पार्ट इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालकर अपना रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी फॉर्मूला यूज होने हैं प्रेजेंट एक्सरसाइज में, वो सारा यहाँ अवेलेबल करवाया गया है। अलग अलग जो भी फॉर्मूला यहाँ यूज होंगे, इनको केयरफुली आप नोट करेंगे और दिमाग में भी रखेंगे। ठीक, वैसे तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे तो वहां पर हम आपको फॉर्मूला जहां जो यूज होगा वो बताएंगे ही बताएंगे, फिर भी आपको अपने माइंड में इन फॉर्मूलाज को रखना। आगे भी है, यहाँ भी है, मेथड्स वगैरह जो आगे की एक्सरसाइज में हमारा यूज होगा हम वहां भी इनको अवेलेबल करवाएंगे। फिलहाल में आप इनको ध्यान से देख लें, ये आगे के एक्सरसाइजेस के सारे फॉर्मूलाज वगैरह हैं। तो चलिए 7.1 एक्सरसाइज जो चैप्टर 7 में है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया जाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 से 20 तक। यहाँ 7.1 एक्सरसाइज में यहाँ लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन दिया कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेस 6 to 20। 3 क्वेश्चंस यहाँ दिख रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस आगे होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना शुरू किया जाए। ध्यान रहे, हमें यहाँ जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया जाएगा वहां रूल्स और फॉर्मूला जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स भी कहा जाता है, उनका प्रयोग करके हम इन इंटीग्रल्स को फाइंड करेंगे। चीजों को ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, बिगिन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन से। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, यहाँ ये इंटीग्रल हमें फाइंड करना है। ठीक, क्वेश्चन को लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ 4 into e to the power 3x plus 1 with respect to x। फोकस करना है, ध्यान देना है कि हमें इंटीग्रल निकालना किसका है।
ये सम का इंटीग्रल निकालना है, सम। और अगर सम और डिफरेंस का इंटीग्रल निकालने के लिए कहे तो हम सीधे यूज करेंगे सम का रूल। और वहां हमें बताया गया है कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन जोड़कर दिए जाएं, घटाकर दिए जाएं, तो इंटीग्रल टर्म बाय टर्म, पार्ट बाय पार्ट निकाला जाता है। हम फिर से याद दिला दें, अगर मान ले u और भी दो फंक्शन जोड़कर दिया जा रहा है और दिए जा रहे हैं और हमें इनको इंटीग्रेट करना है, तो हम अलग अलग इंटीग्रल निकालेंगे कुछ ऐसे लिखते हुए। इंटीग्रल का साइन और dx दोनों रहेगा और बीच में फंक्शन को लिख देते हैं दोनों जगहों। तो यहाँ देखिए दो फंक्शन जोड़े गए हैं तो सम के रूल से हम इन्हें अलग अलग यानी टर्म बाय टर्म इंटीग्रल निकालने के लिए लिख लेंगे। यहाँ 1 है dx। आगे बढ़ते हैं, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, हर स्टेप में आपको फोकस करना है कि रूल है या फॉर्मूला। फॉर्मूला है डायरेक्ट लिखेंगे, रूल है तो रूल यूज करेंगे। जैसे यहाँ कांस्टेंट मल्टीपल रूल याद कीजिए, मैंने अभी समझाया कि अगर कांस्टेंट से फंक्शन में गुना कर दिया जाए और इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रल निकाला जाए, तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है और केवल फंक्शन का इंटीग्रल निकालना रह जाता है। तो यहाँ पहले पार्ट में, पहले टर्म में 4 गुना है e⁻3x से, तो 4 कांस्टेंट है, अकेले नहीं है तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेट करेंगे e⁻3x। ओके, यहां पर अभी 1 का इंटीग्रल नहीं निकालेंगे, कारण आगे बताएंगे। अब रहा दोनों जगह इंटीग्रल निकालना, आपको चीजों को ध्यान में रखना होगा। फॉर्मूला कहां पर क्या है वो दिखा रहे हैं। अगर सिर्फ e⁻x का इंटीग्रल निकालने के लिए कहा है तो इसका सीधा आंसर होता है e⁻x। लेकिन दूसरा फॉर्मूला कहता है कि अगर e⁻ax प्लस बी लीनियर फॉर्मेट में ये स्ट्रक्चर हो, कंप्लीट लीनियर फॉर्मेट, तो बिल्कुल इसका भी इंटीग्रल निकालेंगे। सी ऐड नहीं कर रहे हैं, आप ऐड कर सकते हैं। e⁻ax प्लस बी का इंटीग्रल भी e⁻ax प्लस बी होता है, लेकिन याद रहे x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड हो, एडेड और सब्ट्रैक्टेड की बात नहीं कर रहे, मल्टीप्लाइड हो उससे डिवाइड करेंगे और c लास्ट में ऐड करेंगे। यहां e⁻x नहीं है भाई, यहां पर है e⁻3x, यानी e के कपार पर बैठा है 3 गुना x। अगर सिर्फ e⁻x रहता, ये रहा इंटीग्रल, e⁻x नहीं है, ये दूसरे फॉर्मेट में है, b जो ऐड किया गया वो हो चाहे मत हो, उसका टेंशन लेकर अपना बाल उजला नहीं करना। बाल भी बचा के रखते हैं, बाल रहते हैं रहने पर खूबसूरत लगता है आदमी। चलिए यहाँ पर क्या है, e⁻3x है दूसरे फॉर्मेट पे, तो e का तो e ही हो जाता है और x के साथ चूंकि 3 मल्टीप्लाइड है डिवाइड कर लेंगे। और 1 कांस्टेंट है, अकेले है। हम बता दें कि अगर कांस्टेंट अकेले रहे तो उसका इंटीग्रल लिखते समय जो वेरिएबल यहाँ होता है उससे मल्टीप्लाई करके सी ऐड कर देते हैं। तो 1 के साथ हम x मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू एक्स जो कि x होगा प्लस सी, और ये रहा हमारा आंसर। और इस प्रकार हम आराम से इंटीग्रल्स को निकाल लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। लिखा जाए पहले क्वेश्चन, जिस फंक्शन का इंटीग्रल निकालने के लिए दिया जाए सीधे फॉर्मूला टेबल से कंपेयर करते हैं, किस फॉर्मूला पर है भैया, इनमें से किस पर बेस्ड है ये। ठीक है, इनमें से किस पर बेस्ड है, जिस पर बेस्ड हो उसको यूज करेंगे। ऐसे तो बहुत भीड़ है, हम इसे छांटकर वहां लिखेंगे। चलिए देखा जाए, ये सेकंड नंबर। पहले तो देख लो, ये प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर गुना ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अभी प्रोडक्ट का कोई रूल नहीं पड़ा, आगे पढ़ेंगे। बट ये जो फंक्शन है ये सिंप्लीफिकेबल हो। याद रहे कि अगर फंक्शन गुना में हो, भाग में हो, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हो, और उसे सिंप्लीफाई करके सम और डिफरेंस में बदल सकते हैं तो बदल दीजिए। अगर प्रोडक्ट हो फंक्शन का तो चेंज कीजिए सम या डिफरेंस में। अगर डिवीजन हो फिर से कोशिश कीजिए कि वो सम और डिफरेंस में बदल जाए। सम और डिफरेंस में बदलने पर चूंकि उसका रूल है हमारे पास, आराम से उसका इंटीग्रल निकालेंगे। अभी प्रोडक्ट का कोई रूल नहीं पड़ा है, डिवीजन का कोई रूल नहीं पड़ा है। तो अगर ऐसे इस एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम देगा, प्रोडक्ट में हो या डिवीजन में, उसे आपको पहले सिंप्लीफाई करना होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए करें, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस, यानी एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए 1 में किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं वही रह जाते हैं,
और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे, आप साइड में लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर में 1/x² से मल्टीप्लाई किए, कट गया और बच गया सिर्फ 1। ये देखिए खुदा पहाड़ निकली चुईया, है ना, बहुत छोटी सी चुईया। क्या था और क्या हो गया, वाह कमाल है। अब यहाँ पर दो चीजों का घटाव है और जैसा कि नियम से जानते हैं, जोड़ हो या घटाव, सम हो या डिफरेंस, टर्म बाय टर्म इंटीग्रल निकालने के लिए रूल है। अब यहाँ पर कौन फॉर्मूला हमारी मदद करने को आएगा, ये रहा x के पावर n का इंटीग्रल। यही फॉर्मूला जब भी वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट का स्ट्रक्चर हो, x के पावर n क्या है, ये वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट, और वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट x टू दी पावर n के इंटीग्रल फॉर्मूला पर सेट होता है, और इसका आंसर होता है एक बढ़ जाएगा n में और उसी से डिवाइड कर लेंगे। शर्त ये है कि n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है नहीं। n का वैल्यू यानी x के पावर n जो है वो 2 है, यहाँ n -1 नहीं है, तो इसी फॉर्मूला पर इसे सेट करेंगे और क्या मिलेगा देखा जाए, एक बढ़ जाएगा यानी 2 + 1। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम थोड़ा डिटेल करके बता रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं यहाँ। और 1 का इंटीग्रल x से गुना होगा, अभी पीछे बताया मैंने, प्लस c। ठीक है, जब भी कांस्टेंट अकेले हो तो वेरिएबल से, जिस जहाँ x हो तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, z हो तो z से मल्टीप्लाई करेंगे, t हो तो t से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार हमें मिल गया 1/3, 2 + 1 3, ऐसे सेपरेट कर लेंगे, और x³ - x + c, ये रहा दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन। और सिमिलरली हम आगे बढ़ते जाएंगे और सोल्यूशन निकालते जाएंगे सिमिलर मैनर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखा जाए। क्वेश्चन नोट करते हैं, ये रहा फंक्शन जो कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखिए फंक्शन को उनके नाम से पहचानिए, बहुत काम का चीज होता है, ठीक है। फंक्शन को उनके नाम से पहचानिए। देखिए यहाँ 3 चीजों का जोड़ दिया है, साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाइड भी है और अकेले कांस्टेंट भी है। तो टर्म बाय टर्म जोड़ है तो सम रूल, टर्म बाय टर्म इंटीग्रल निकालने के लिए लिखेंगे हम, हर एक टर्म के लिए अलग, ठीक है। ये रहा हमारा तीसरा टर्म। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, आप डायरेक्ट कांस्टेंट बाहर लेकर लिख सकते हैं, अभी थोड़ा आदत बनाएंगे, हैबिट बनाएंगे, ठीक है ना, नया चीज है भाई, और नया चीज है, दोस्ती करना थोड़ा सा सतर्क रह के काम किया जाता है, या दोस्ती करनी हो तो। ये रहा, अभी क्या है, फिर से वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट 1 हो गया, और ये केवल कांस्टेंट अकेले है, तो यहाँ एक बढ़ जाएगा यानी 2 + 1 3, और नीचे भी एक बढ़ जाएगा यानी उसी से डिवाइड करते हैं, नीचे n+1 से डिवाइड करते हैं। यहाँ आया b, एक बढ़ जाएगा, एक है और एक बढ़ेगा तो 2, और उसी से डिवाइड करेंगे, और c अकेले है कांस्टेंट, x से गुना, कांस्टेंट है और x से गुना करके लिखेंगे, और यहाँ कांस्टेंट का सिंबल बदल दीजिएगा क्योंकि c का प्रयोग पहले से हो चुका है, तो दोबारा उसका प्रयोग c के रूप में यहाँ नहीं करेंगे। ये रहा तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस प्रकार हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे सामने क्या आ रहा है, वाह क्या बात है, 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, इंटीग्रल निकालना है दो फंक्शंस के सम का, बहुत ही आसान। धीरे धीरे हम अपने स्पीड को बढ़ाएंगे क्योंकि हम नियमों को और रूल्स को, फॉर्मूलाज को जानते जा रहे हैं। यहाँ दो फंक्शन क्या है, गुना 2 × x² + e के पावर x। यहाँ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो हमें पता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और केवल वेरिएबल का इंटीग्रल। यहाँ दूसरा है केवल e के पावर x, इंटीग्रल निकालिए। ये आ गया x के पावर n का स्ट्रक्चर, तो ये एक बढ़ जाएगा एक्सपोनेंट, जो 2 रहे तो 3, और डिवाइड करेंगे 3 से, और e के पावर x अपने मूल रूप में है, इसलिए ये रहा, हो गया। अरे भाई रॉकेट साइंस नहीं यूज करना है ना, थोड़ी ना उड़ना है अभी, उड़िएगा जब सीख जाइएगा तो उड़िएगा, है ना। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने कौन से महाअनुभव आ रहे हैं, जरा देखा जाए। क्या दिमाग खट्टा कर रहे हैं, मीठा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये लो खट्टा कर दिया हमने। इन्होंने क्या दिया, फंक्शन दे दिया कुछ ऐसा अजीब सा, जिसका इंटीग्रल लिस्ट में फॉर्मूला ढूंढेगा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ दो फंक्शंस को घटाकर स्क्वायर किया जा रहा है। ऐसा सिचुएशन जहां पर दो फंक्शंस को घटाकर या जोड़कर स्क्वायर करते हैं तो वह अलजेब्रा के फॉर्मूला पर सेट होता है, क्या है, a - b का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये पावर फॉर्मेट जो है सिर्फ x के पावर n का स्ट्रक्चर नहीं है, दो फंक्शंस के घटाव के पावर n है, और वो हमारे पास है नहीं फॉर्मूला। तो पहले हम a - b का होल स्क्वायर, अलजेब्रा का ये फॉर्मूला बहुत जबरदस्त होता है, काम का चीज होता है, बहुत हेल्पिंग नेचर का होता है, मदद लीजिए, छोड़िएगा नहीं हाथ, नहीं तो चट चट मार खाइएगा। चलिए देखा जाए,
रूट एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पहला ए है और दूसरा बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी। तो ए और बी यहाँ जो रहता है वही लिखते हैं, बोलते हैं ए और बी, लेकिन लिखेंगे ए की जगह जो है वो और बी की जगह जो है वो। अभी आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि जब भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो दोनों हट जाते हैं, रूट और स्क्वायर दोनों, और सिर्फ एक्स बचता है। तो इंटीग्रल ऑफ, अभी इंटीग्रल निकालने का काम नहीं हो रहा है बाबू, देखो ध्यान से समझो। अगर डायरेक्ट इंटीग्रल निकाल सकते हैं, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी है तो कीजिए, लेकिन अगर डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं निकाल सकते इंडेफिनिट इंटीग्रल, और ऐसा लग रहा है कि उसे सिंप्लीफाई पहले करना पड़ेगा, तो पहले सिंप्लीफाई कीजिए जैसा कि किया जा रहा है। सिंप्लीफाई करने के बाद इंटीग्रल निकालने के बारे में सोचें। तो रूट एक्स का स्क्वायर केवल एक्स, वन का स्क्वायर वन, और रूट एक्स क्योंकि ये बढ़ जाता है, नियम है ना, ए बाई बी का होल पावर एन हो तो ए के पावर एन अलग और बी के पावर एन अलग हो जाता है, तो वन का अलग हो जाएगा स्क्वायर रूट का अलग, तो एक्स बचा। और देखिए जरा ये दोनों कट गए, यानी गोइंग टू घरे, है ना, ये दोनों कट गए, गोइंग टू घरे। अब तीन टुकड़ों में ये पूरा फंक्शन मिला, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा और तीसरा, और तीनों टुकड़ों का इंटीग्रल हम आराम से निकाल सकते हैं भाई। कमाल कर दिया हम लोगों ने, वाह। ठीक है, एक्स का इंटीग्रल एक्स के पावर एन के फॉर्मेट पर, तो एन एक्स, एक्स के पावर एन है तो एक्स के पावर एन प्लस वन, एन एक बढ़ेगा, वन है यहाँ, एक बढ़ेगा और उसी से डिवाइड। वन बाई एक्स का इंटीग्रल हम आपको समझा दें, वन बाई एक्स या वन बाई जेड कुछ भी ऐसा मिलता है तो ये लॉग एल एन लॉग होता है, मॉड एक्स आंसर देता है। तो ये वन बाई एक्स डायरेक्ट फॉर्मूला लिस्ट में मिलेगा आपको, ये रहा। अब टू कांस्टेंट अकेले है, उसे अकेले मत छोड़िए, वेरिएबल के साथ मिला दीजिए, तो बचा बेचारा खुश हो जाएगा, और दूसरों की खुशी के लिए हमें काम करना चाहिए। ये रहा दूसरे प्रॉब्लम, यानी 10 नंबर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। यहाँ पर पहले हमें कुछ कसरत करनी पड़ी, अलजेब्रा की मदद लेनी पड़ी, थोड़ा बॉडी बिल्ड करना पड़ा, यानी सॉल्व सिंप्लीफाई करना पड़ा, और जब तक सिंप्लीफाई करते रहेंगे इंटीग्रल ऐसे ही साथ चलते रहेगा। जैसे ही हमारा काम सिंप्लीफिकेशन का खत्म हो जाता है, हर पार्ट का इंटीग्रल हमें मिल जाता है, तो काम खत्म, कहानी द एंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 11, जो क्वेश्चन है वहां दो फंक्शंस का डिवीजन है, और आपको पता है कि हमें यहाँ अभी डिवीजन का रूल नहीं बताएगा, और सच पूछिए तो नहीं होता है, ये बड़ा एक पॉइंट है, आगे इस पर बहुत वर्क करेंगे। सम रूल होता है, डिफरेंस का रूल होता है, कांस्टेंट मल्टीपल का रूल होता है, लेकिन प्रोडक्ट रूल होता है अभी नहीं, आगे पढ़ना। डिवीजन का कोई रूल नहीं, इंटीग्रेशन में u बाई भी टाइप का ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है, जैसे इंटीग्रल ऑफ u बाई भी कोई फॉर्मूला नहीं है। तब हमें बुद्धिमानी से काम लेनी पड़ती है, हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है कि या तो ये u बाई भी यानी जो डिवीजन का काम है वो हट जाए और जोड़ घटाव में आ जाए, सम और डिफरेंस में आ जाए, तब काम हो जाएगा, या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ला दे जिसका इंटीग्रल हम आसानी से निकाल सकते। तो फिलहाल में हम यहाँ, हमें जो फंक्शन दिया गया है उसको हम चेंज करेंगे कुछ इस तरह से कि इंटीग्रल में, ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। यहाँ तीन टर्म्स का सम है ऊपर, सम और डिफरेंस, और नीचे एक सिंगल बेचारा टर्म दे रखा है, बेचारा अकेले है ना, ऊपर तो तीन मिलकर आया है, ये अकेले है। तो नियम आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर a प्लस बी को सी से डिवाइड करें तो एलसीएम का मतलब ये फ्रैक्शन, पूरा फ्रैक्शन को दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, ए के नीचे सी रखकर और बी के नीचे सी रखकर, दोनों के नीचे सी रखकर अलग अलग कर सकते हैं। तो ये नीचे वाला हर एक के नीचे रख दें तो ये तीन टुकड़ों में बट जाएगा, यानी हर एक को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे यही नियम है, किसी एक को डिवाइड नहीं कर सकते, सबको अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, जैसा कि कर रहे हैं, ऐसा देख लीजिए। और ऐसा कभी भी आगे मिले तो यही करना। अब चलिए कैंसिलेशन, एक्स स्क्वायर है नीचे और एक्स क्यूब है ऊपर, जाहिर सी बात है ऊपर तीन गो है नीचे दो है, और दो कट कट गए, बच्चा एक, यहाँ दो दो है बराबर बराबर, गोइंग टू घरे, और यहाँ कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, नीचे है एक्स के पावर टू, वो नहीं चलेगा क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो रेसिप्रोकल ऑफ एक्स के पावर एन हो, इसे ऊपर करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या है तरीका, अगर ए के पावर एन हो और इसे हम ऊपर लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है ए के पावर माइनस एन,
x के पावर -2 ये हो गया हमारा। अब 3 हिस्से मिले, तीनों का इंटीग्रल लिख सकते हैं। जैसे x का इंटीग्रल x²/2, 5 कांस्टेंट अकेले x से मल्टीप्लाई, 4 कांस्टेंट है बाहर आया और ये x के पावर n है, तो यहाँ एक बढ़ाइए, -2 + 1 आएगा, तो जिसका वैल्यू -1 होगा उसी से डिवाइड करते हैं, फॉर्मूला n+1/n+1 ऐसे होता है, और c ऐड करते हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे x²/2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस, नीचे -1 है ना, वो ला दीजिए 4 के साथ को, और 4 यहाँ है और x के पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं। ये रहा सॉल्यूशन। हाँ, 9, 10 और 11 तीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। चलिए आगे कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम मिलने वाला है डिवीजन पर 2 और प्रोडक्ट पर 1। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन ढूंढा जाए। क्या मिलता है भाई? क्या है कुछ आइडिया अलग नया? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नया नहीं है। किसी नए बंदे और आइडिया से मुकालात नहीं करनी हमें, ओके ना, रूट 1 से। चलिए देखा था क्या करें, डिवाइड कीजिए भाई, अभी जो किया था आपने, फिर उससे पहले डिनोमिनेटर को जो शर्ड फॉर्मेट में है, स्क्वायर रूट फॉर्मेट में है, उसको एक्सपोनेंट फॉर्मेट में लाइए। और नियम क्या है, एक्स रूट अंडर एक्स है, इसको x⁴ लिख सकते हैं। अब फिर वही काम की, अलग अलग डिवाइड करने का, इंटीग्रल साइन साथ साथ चलेगा, छोड़ना सख्त मना है, छोड़े तो गए काम से, कहानी सड्डा, है ना। चलिए तीनों टर्म में बारी बारी से अलग अलग भाग दे देंगे, डिवाइड कर लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। आपको एक्सपोनेंट का नियम पता होना चाहिए। अगर a के पावर m बाई a के पावर m n हो, डिवीजन में बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट्स घट जाते हैं, हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे, वही काम यहाँ करेंगे। यहाँ x के पावर 3 और नीचे x के पावर 1/2 है, तो नीचे से 1/2 3 में से माइनस हो जाएगा। लिखने का तौर तरीका देख लीजिए, x नीचे लिखा है और थोड़ा सा ऊपर करके दोनों नंबर्स को घटाकर लिखा है। यहाँ भी ऊपर x का पावर 1 है और नीचे x का पावर हाफ, तो 1 में से हाफ माइनस हो जाएगा और नीचे ये घटेगा नहीं कुछ, नीचे से सीधे ऊपर जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा और काम करना रह गया, उसके बाद इंटीग्रल। तो सिंप्लीफाई कीजिए एलसीएम लेकर, 3 - 1 गुणा 2, एलसीएम 2, 3 गुना 2 6 - 1 5 डिवाइडेड बाई 2 ये आया। एक में से आधा घटाइए, आधा ही बचेगा ना, तो सीधी सी बात है, एक में से आधा खा गए तो आधा बच गया भैया, है ना। हाँ, खाने पीने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना? नहीं तो आदमी मोटा हो जाएगा। ठीक है, 3 टर्म्स है और तीनों x के पावर n पर बैठेंगे। x पर 5/2 में 1 जोड़िए, आप रफ पे काम कीजिएगा, देखिएगा 7/2 आएगा डिवाइडेड बाई 7/2। फिर x के पावर 1/2 में 1 जोड़िए तो 3/2 आएगा, उसी से डिवाइड करेंगे। और फिर x के पावर -1/2 में एक ऐड करेंगे तो प्लस में 1/2 और ये 1/2 आ जाएगा। प्लस सी लास्ट में ऐड करना ना भूले, कहीं भी किसी भी स्टेप में अगर इंटीग्रल रिजल्ट लिख देते हैं तो सी लिखना ना भूले। ये ऊपर रिवर्स हो जाएगा, 7/2 उल्टा हो गया 2/7 आएगा और x के पावर 7/2 रहेगा। यहाँ 3 और 3 कट गया और नीचे से 2 ऊपर चला गया और x के पावर 3/2 रह गया, तो ये 2 ऊपर चला गया, 4 में मल्टीप्लाई 8 हो गया और ये x के पावर 1/2 आ गया, प्लस सी, ये रहा इसका आंसर। और इस प्रकार डिवीजन पर बेस्ड ये प्रॉब्लम, जिसे आराम से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, जोड़ घटाव में भेज करके कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं कि अगला जो प्रॉब्लम 13 नंबर है उसे कैसे सॉल्व किया जाए। सेम तरीका, डिवाइड कीजिए, वहां भी तो डिवीजन ही है। 13 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या दिया है, x³ - x² प्लस x - 1। यहाँ डिवीजन तो और आसान है, थोड़ा सा पहले वाले की तुलना में अलग अलग भाग नहीं देना है, फैक्टोराइज करना है। देखिए डिवाइड कैसे किया जाए ये थोड़ा हमारे प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करता है। हमने छोटे क्लासेस में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया है जहां इस तरह के प्रॉब्लम भी आए होंगे, जहां पर यहाँ जो डिवाइड करना है तो एक्चुअल डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। नहीं तो देखिए यहाँ 4 टर्म्स है जोड़ घटाव में, दो दो टर्म्स को ये कॉम्बिनेशन तैयार कीजिए और पहले दो से x स्क्वायर कॉमन लीजिए, x³ से x² निकल गया, x बचा, और x² से x निकल गया, x² तो 1 बचा। यहाँ 1 कॉमन होगा क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है कॉमन के लिए। ये नीचे x - 1 जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, ढोना है क्योंकि आगे उसको खोना है।
फिर से देखिए ब्रैकेट में न्यूमरेटर ऊपर ऊपर देखिए ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में x माइनस वन दोनों जगह वो कॉमन होगा तो लेफ्ट में बचेगा एक्स स्क्वायर और राइट में प्लस वन और नीचे x माइनस वन। अरे यार ये तो बन गया, कहानी खत्म, ये कट गया, कैंसिल हो गया, गोइंग टू घरे हो गया ना, ये आया, वाह मजा आ गया। ये तो और आसान हो गया, एक्स टू दी पावर एक बढ़ेगा ना, हाँ हाँ बढ़ेगा, नहीं तो फिर आपका नंबर घटेगा। ये रहा सोल्यूशन, तो सिंपल ना, इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। 14 नंबर क्वेश्चन अब हमें इस पेज पर लास्ट सॉल्व करना है। क्या करना है, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स का इंटीग्रल, इस बार प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का रूल अभी नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके इसे जोड़ घटाव में ही बदल देंगे। उससे पहले शॉर्ट हो तो हटाइए, रूट हो स्क्वायर रूट जब भी हो, क्यूब रूट स्क्वायर रूट हटाइए, मल्टीप्लाई कीजिए। 1 में एक्स के पावर 1/2 तो 1 में कहीं भी मल्टीप्लाई करें वही बच जाता है, और यहाँ एक्स के पावर 1 में एक्स के पावर 1/2 ऐड कर मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम गुना में अगर रहे ए के पावर एम गुना ए के पावर एन हो तो ए के पावर एम प्लस एन, यानी दोनों एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। 1 प्लस 1/2 3/2, एक में आधा जोड़ेंगे डेढ़ होगा ना 3/2। अब एक्स के पावर एन का फॉर्मूला दोनों जगह, यहाँ एन प्लस वन आ जाएगा तो एक में आधा जोड़ेंगे तो 3/2, उसी से डिवाइड करेंगे। यहाँ भी एक में एक 3/2 में एक जोड़ दें तो 5/2 डिवाइडेड बाई 2 और 5/2 से डिवाइड करेंगे। अब थोड़ा ये और सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे जो 3/2 है वो उल्टा हो गया 2/3 आ जाएगा और x के पावर 3/2, यहाँ भी 2/5 आ जाएगा और x के पावर 5/2, x की पावर 5/2 और प्लस c एंड द आंसर, है ना, बहुत आसान है, केयर करने की बात है केवल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे सामने जरा देखा जाए। ओहो 15 और 16, यहाँ फिर से वही गेम, मजाक कर रहा है ये हमारे साथ, जानता है कि हम लोग नहीं बना पाएंगे, इससे भी ज्यादा चालाक है हम लोग, है ना जी, हाँ चालाक नहीं है, वाह, तो चालाक नहीं है तो क्या होंगे, बेवकूफ, नहीं चालाक रहना। रूट एक्स फिर से एक्स टू दी पावर 1/2 में ब्रेक कीजिए, सिमिलरली मल्टीप्लाई कीजिए, और सॉरी 3 है यहाँ 3, और यहाँ 2x प्लस 3 है dx, मल्टीप्लाई कीजिए, वही नियम जो अभी बताया मैंने, तीन कांस्टेंट है पहले बाहर रखिए और x के पावर 1/2 इंटू एक्स के का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा 5/2 आएगा, करके देख लीजिएगा, यहाँ 1/2 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि गुना में बेस सेम होता है एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। फिर से आइए, यहाँ 2 कांस्टेंट है और x की पावर हाफ और x की पावर 1, ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो ऐड हो जाएगा फिर से 3/2 आएगा और यहाँ 3 गुना x के पावर 1/2 आ जाएगा। चलिए हमारा काम हो गया, इंटीग्रल तीनों पार्ट का निकालेंगे, तीन कांस्टेंट बाहर, x के पावर 5 एक बढ़ेगा, x के पावर n+1 वाले फॉर्मूला से x के पावर n है ना, तो 7/2 और इसी से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू फिर से x के पावर एक बढ़ जाएगा तो 5/2 हो जाएगा और ये 5/2, और यहाँ फिर से एक बढ़ेगा तो 3/2 और ये 3/2, काम हो चुका है। अब थोड़ा सजावट करना है, स्नो पाउडर लगाइए भाई, सजा दीजिए। ये 7/2 उल्टा हो गया 2/7 और 2 इंटू 3 6/7 हो जाएगा, x के पावर 7/2, फिर से ये 2 ऊपर जाएगा 4, 2 गुना 2 4/5 x के पावर 5/2, और ये 3 3 कटेगा और 2 ऊपर जाएगा x के पावर 3/2 एंड दिस इज द आंसर। ध्यान रहे, मान लो ऊपर a है मेन डिवीजन लाइन के और नीचे b/c, तो सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी a गुना c/b रह जाता है, ऐसे होता है, वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रॉब्लम। अरे ये तो आसान है, बड़ा अच्छा सिंपल, बहुत सस्ता, वेरी सस्ता, कैसा, गोला भाव 2 रुपए किलो आते हैं, 2x माइनस 3 cos x, है ना, ये तो ढिंचिक ढिंचिक डांस वाला प्रॉब्लम है, बड़ा आसान। 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा x का, एक एक्सपोनेंट बढ़ेगा बाई 2, -3, अब ट्रिगो फंक्शन भी इंक्लूड कर रहा है और आपको पता होना चाहिए कि cos का इंटीग्रल क्या होता है, cos का होता है sin x प्लस c, ऐड करेंगे तो cos का सिंपली sin x है, सॉरी sin x होगा, और e के पावर x का तो e के पावर x होता है, ये तो बचपन से हम लोग जानते हैं और 55 में यूज कर लेंगे, है ना, रख दीजिए, 2 2 कैंसिल हुआ, 3 sin x और प्लस में e के पावर x प्लस c, ये रहा आंसर। ओहो 16 सॉल्व हो गया, हमने कर लिया, वाह मजा आ गया। नेक्स्ट
फिर से सिंपलेस्ट वन 17 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखिए 2x² फर्स्ट हम आराम से इंटीग्रल निकाल सकते हैं, दूसरे का भी निकाल सकते हैं, और तीसरे में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, √x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो चलिए पहले बदलाव कर लेते हैं। एक टर्म को भी अगर बदलना है तो पहले बदलिए, बाद में इंटीग्रल लिखेगा। तो √x को हम x⁴ लिखेंगे। अब आइए कांस्टेंट 2 बाहर, x⁴ का 1 बढ़ जाएगा। साइन का इंटीग्रल क्या था? साइन का इंटीग्रल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटीग्रल जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स इनवर्स प्रोसेस होता है, तो यहाँ साइन माइनस में आ जाएगा कॉस, तो माइनस कॉस एक्स प्लस 5 है, तो x⁴ बढ़ जाएगा 3/2, उसी से डिवाइड करना है प्लस सी, तो वंस मोर 2/3 x⁴ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, गुना हो रहा है, और ये 2 ऊपर जाएगा, 5 में मल्टीप्लाई होगा, 10/3 x⁴ प्लस सी का आंसर। दूसरा वाला 18 नंबर, अरे वो तो और सस्ता है ना, बहुत सस्ता। ये कैसे, मॉल का रेट नहीं है भाई, मॉल महंगा देता है सर, कभी कभी सस्ता मिल जाता है, लक की बात है, अदरवाइज महंगा देता है। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को, ये गुना है, प्रोडक्ट है, फिर से कोई नियम नहीं, तो गुना करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सेक गुना सेक, sec² x, और बचेगा sec x इंटू टेन एक्स, दो टुकड़े हैं और दोनों का इंटीग्रल फॉर्मूला है हमारे पास, चलिए अलग अलग लिखते हैं। sec² का इंटीग्रल पता है हमें, फिर sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ये भी फॉर्मूला है, पता है हमें, sec² का होता है टेन एक्स, और टेन sec x इंटू टेन एक्स का sec x होता है प्लस सी, एंड हमने हमारा आंसर फाइंड कर लिया। यार बच्चों का खेल है यार, मजा नहीं आ रहा है, कुछ जबरदस्त मिलना चाहिए, कुछ मिला क्या? नहीं, ये भी आसानी है, चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन 19 नंबर, इंटीग्रल sec² x डिवाइडेड बाई cos sec² x का निकालना है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ऊपर से ये डिवीजन दे दिया, मजाक कर देता है यार, बार बार डिवीजन देकर, डिवीजन का कोई रूल जानते नहीं है, दे देता, कोई नहीं। ट्रिगो फंक्शन है, तो ट्रिगो में पहले ट्रिगो का सिंप्लीफिकेशन आइडिया यूज करना पड़ता है। कैसे, ये sec का स्क्वायर है, cos sec का स्क्वायर, दोनों एक साथ डिवीजन में नहीं चलेगा, साइन कोस में बदलिए। ट्रिगो तो सीधा सीधा सिखाता है, अगर दिए गए स्ट्रक्चर से काम ना बने, साइन कोस में बदल डालो, अगर है तो ठीक है, नहीं तो बदल डालो। sec² x है, तो ये 1/cos² x हो जाएगा, मेन डिवीजन लाइन हमेशा लंबा दीजिए, और cos⁡ को लिखेंगे 1/sin² x। काहे भैया ऐसा क्यों करेंगे? काहे कि ये होता है sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, और cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, है ना। चलिए अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, और बीच वाला बीच में, तो सबसे नीचे जो sin² है और 1 है ऊपर, मल्टीप्लाई के sin² आएगा, और बीच वाला cos² में 1 से, तो cos² x, दोनों ट्रिगो रेशियोज का एंगल सेम है, तो sin/cos का फॉर्मूला लिखेंगे जो tan² होता है। लीजिए कहां से का था और क्या हो गया, लेकिन अभी तक इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, क्योंकि tan² का कोई इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम tan² को sec² में बदल देते हैं, जैसे कि ये 10th का फॉर्मूला, 10th का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए भाई, क्या होता है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल्स 1 होता है ना। अब इसी से ये निकला है। अब दो हिस्से हैं, sec² का इंटीग्रल हम जानते हैं tan x माइनस x का 1 का x और प्लस c, ये हो गया। हाँ आसान था, नहीं ज्यादा टिपिकल नहीं था, या मजा नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, हमको आसान लगता है, बिल्कुल लगेगा, प्रैक्टिस कीजिए आपको भी लगेगा। यहाँ डिनोमिनेटर से अलग डिवीजन फिर है ना, तो डिनोमिनेटर से अलग अलग डिवाइड कीजिए, ये आइडिया बहुत जगह इंटीग्रेशन में काम करता है। डिनोमिनेटर को जो कि अगर सिंपल हो, छोटा हो, एक टर्म वाला हो, तो अलग अलग डिवाइड कीजिए और फिर काम पर चलिए, जरा देखा जाए क्या काम मिला हमें। ये 2/cos² x है, cos का उल्टा sec, यानी 1/cos² sec² होता है, हम लिख देंगे। अरे यहाँ तो फॉर्मूला मिल गया, लेकिन यहाँ अभी बाकी है, साइन ऊपर है एक और cos² दो है, तो एक साइन बटे एक cos सेट कीजिए, sin/cos, और एक cos जो बच रहा है वो अलग कर दीजिए, ये ऐसे हुआ।
अब थोड़ा फॉर्मूला देखिए, 10th लेवल पे आपको ये फॉर्मूलाज बताए गए हैं। साइन एक्स बाई कॉस एक्स, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा होता है। एक्स है तो एक्स लिखेंगे, 1 बाई कॉस सेक होता है। दोनों हिस्सों का इंटीग्रल अब लिख सकते हैं। 2 कांस्टेंट बाहर, सेक स्क्वायर का होता है tan x, 3 कांस्टेंट बाहर और tan x इंटू सेक x होता है केवल सेक x प्लस c। द आंसर 20 नंबर फिनिश्ड। नेक्स्ट, अब ऑप्शनल क्वेश्चन कर एंटी डेरिवेटिव। आपको पता होना चाहिए एंटी डेरिवेटिव निकालने का मतलब इंटीग्रल। इसका मतलब है हमें इसका इंटीग्रल लिखना है। तो पहले इसको उस फॉर्मेट में लिखिए जिसका इंटीग्रल फॉर्मूला है हमारे पास। जैसे रूट एक्स का नहीं है तो एक्स की पावर 1/2 में लिख देंगे, ये है। यहाँ 1/√x है तो उसको भी चेंज करेंगे। फिर से रेसिप्रोकल हुआ, नहीं चलेगा। रेसिप्रोकल का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास जो अभी दिया है, तो उसको उल्टा करेंगे, माइनस में आएगा। और दोनों जगह x के पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो एक बढ़ेगा। एक में 1/2 में एक बढ़ाएंगे 3/2 और ये 3/2 से डिवाइड होगा। और -1/2 में एक बढ़ाएंगे तो 1/2 होगा 1/2 और ये 1/2 से डिवाइड होगा। चलिए ये 2/3 x⁴ प्लस 2 ऊपर 2/1 होगा तो 1 लिखते नहीं है, x⁴ नीचे 1 नहीं लिखा जाता, ऊपर तो लिखना होगा भाई। कौन सा ऑप्शन सही है? मिलाइए मिलाइए मिलाइए। पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा सी हुआ। हुआ क्या? हाँ, और डी नहीं, तो सी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट, ये ऑब्जेक्ट, हाँ बहुत यूजफुल ऑब्जेक्टिव है। देखिए क्या दिया है, कह रहा है एक फंक्शन एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हमें मिल रहा है 4x³ माइनस 3/x⁴, है ना। थोड़ा नीचे x⁴ को हम उल्टा कर देते हैं तो x⁴ ये डेरिवेटिव मिल रहा है। तो कह रहा है बताइए एफ एक्स क्या होगा अगर f2 = 0 हो तो ये तो इंफॉर्मेशन लास्ट में दिखा देगा। एफ एक्स निकाल, आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि किसी फंक्शन एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव अगर मान लो जी एक्स है तो gx का इंटीग्रल हो जाता है वो fx। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के आइडिया से। तो अगर fx का डेरिवेटिव पता है और वो fx निकालना है तो ये काम इंटीग्रल से निकाल सकते होता है। यानी ये डेरिवेटिव ऑफ fx दिया है कितना, इतना। अगर हम इसका इंटीग्रल निकाल दें देन तो हमें fx मिल जाएगा। fx मिल गया कैसे? अगर हम राइट साइड का इंटीग्रल निकाल दें, केवल निकालना नहीं कुछ और काम भी करना है तो देखा जाएगा। यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट पावर x⁴ एक बढ़ेगा, x⁴n है एक, यहाँ -3x एक बढ़ेगा 3 और यहाँ भी उसी से डिवाइड करने पर माइनस। थोड़ा एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 4 4 कट गया, x⁴ माइनस माइनस प्लस 3 3 कट गया और x के पावर 1/3 ऊपर x⁴ -3 है ना, नीचे करेंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि fx तो मिल गया, ये क्यों दिया है? याद रखिए ये जहां कहीं भी दिया हो कि एक फंक्शन को इनपुट 2 दिया और आउटपुट 0 मिला, ये देता है क्यों? टू गेट सी इंडेफिनिट इंटीग्रल कांस्टेंट के वैल्यू को पता करने के। तो क्या करेंगे, f2 = 0 का यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने फंक्शन को में x की जगह 2 रख देंगे और तब आउटपुट 0 हो जाएगा। तो रखिए यहाँ x की जगह 2, तो 2⁴ प्लस 2⁵3 प्लस c = 0। सॉल्व कीजिए जरा, ये 2⁴ 16 और नीचे a 8, यहाँ 1/8 प्लस c = 0। एलसीएम लीजिए और सॉल्व कीजिए, कितना आएगा टोटल हमारा 129/8 और c यहाँ पर। ठीक, c का वैल्यू मिल गया, ये c के वैल्यू को निकालने का ही सोर्स है। अब इसको यहाँ रख दीजिए, आपको fx फंक्शन मिल जाएगा। तो fx बराबर आया x⁴ प्लस 1/x³ और वो आया -129/8। ऑप्शन में मिला दीजिए कौन है, पहले x⁴ ये रहा, ये दोनों में तो है ही नहीं, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। और x⁴ प्लस 1/x³ -128, पहला ही आंसर है, सी भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो द एंड, एन अ हैप्पी एंड होना चाहिए। द एंड हुआ बट शुड बी अ हैप्पी एंड। ध्यान से वीडियो को देखें, प्रश्नों के सॉल्यूशन को समझें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।